अच्छा, जो सी सबसे फर्स्ट बात की गई है ना, वो जर्मनी की बात की गई है कि जर्मनी की एक कम्युनिटी में तकरीबन वो कम्युनिटी 5.8% की पॉपुलेशन थी, जिसको और इस स्टडी को हम लार्ज स्टडी भी कह सकते हैं। उसमें 12 महीने की प्रिवलेंस देखने में आई है, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल डिफोरिक डिसऑर्डर की। उसके अलावा फिर मज़ीद बताया गया है कि एक और स्टडी हुई थी यूएस में, उसमें 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑफ वुमेंस, उसकी प्रिवलेंस जो सी है वो 1.3 प्रिवलेंस देखी गई है यूएस में। उसके अलावा एक रेट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट भी बनाई गई बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्टिव डेली रेटिंग्स और सिम्टम्स। तो उसमें डेली रिकॉर्ड सिम्टम्स जो उनसे थे फॉर 1-2 महीने के लिए, जो उनसे डेली रिपोर्ट थे वो फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, मतलब कि सिम्टम्स भी वो थोड़े बहुत उनकी सिवियरिटी लेवल्स, उनकी रेटिंग्स में डिफरेंस आ रहा था, रिपोर्टेड सिम्टम्स की इटियोलॉजी में डिफरेंस आ रहा था, लेकिन क्राइटेरिया स्टिल फुलफ़िल हो ही रहा था उसका। उसके अलावा फिर हम मज़ीद बात करते हैं रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की। जब हम रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि वो चीज़ें जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले टेम्परामेंटल आ जाता है कि टेम्परामेंटल में अगर वो स्ट्रेस है या फिर इंटरपर्सनल ट्रॉमा की हिस्ट्री रही है, सीजनल चेंजेस है, या फिर दूसरे सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर इन जनरल और फीमेल रोल्स इन पर्टिकुलरली, इसके बारे में अगर कोई चीज़ें एक्सप्रेशंस हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें ये सारे कंट्रीब्यूट हो रही हों, तो फिर कहीं ना कहीं हम पीडीडी का के रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पीडीडी का रिस्क फैक्टर स्ट्रेस हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ इंटरपर्सनल ट्रॉमा हो सकता है, और दूसरी भी चीज़ें जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल अगर हम देखें तो ये प्री मेंस्ट्रुअल डिफोरिक डिसऑर्डर हेरिटेबल नहीं है, ठीक है, ये कतई ऐसा नहीं हो सकता जेनेटिकली हेरिटेबल हो, लेकिन estimates of heritability of premenstrual dysphoric disorder range from between 30% to 80%, ठीक है, although it remains unclear whether the symptoms themselves are heritable or whether they are simply associated with other heritable factors or traits। कि हमने अभी ये इसमें ये चीज़ कहना कि 30% to 80% अगर हम बात करें तो मे बी ये हेरिटेबल है, लेकिन हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये पूरी का पूरा डिसऑर्डर हेरिटेबल है या इसके सिम्टम्स हेरिटेबल हैं, या फिर ये किसी दूसरी वजह के साथ, किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ, किसी दूसरी बीमारी के साथ हेरिटेबल होता है, ठीक है, किसी दूसरी बीमारी के साथ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आता है। अच्छा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आ जाते हैं लाइक ये तो पीएमएस जो काफ़ी मशहूर है लड़कियों का, पीएमएस वही आ जाता है। इसमें 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं लाइक मूड स्विंग्स होती हैं, फीलिंग अपसेट होती है और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, या एंशियस फीलिंग्स होती है, इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है, पीएमएस के ये मेजर हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कि पीएमएस के अंदर ही आ जाते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं और तकरीबन ये हर कोई ही एक्सपीरियंस कर ही रहा होता है। उसके बाद है डिस्मेनोरिया जो उनसे होता है ना, ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन ऑफ वुमेंस, जिसमें उन लोगों को चेस्ट टेंडरनेस या स्वेलिंग्स हो जाती हैं, दूसरी फटीग फील करती हैं, वॉमिटिंग फील करती हैं, डायरिया फील करती हैं, इस तरह की ना फिज़िकल कंडीशंस उनकी जो सी वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। उसके अलावा हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया लाइक स्टेट जब अराइज होती है उसमें इंसान आसमानों तक पहुंच जाता है, लाइक हम बात करते हैं इलिटेड सेल्फ एस्टीम, उसकी डिक्रीज़ नीड फॉर स्लीप, कि उसकी सोने की जो सी उसकी नीड होती है वो कम हो जाती है और एक्टिविटीज़ उसकी ज़्यादा होने लग जाती हैं, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आप लोगों को पता है एमडीडी क्या है, के लो ऑफ सैडनेस के बहुत ही ज़्यादा लो ही फील करना, और जाहिर सी बात है इन सब में जो हम बाइपोलर, एमडीडी और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इनके लिए पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना लाजिम नहीं है। इनके सिम्टम्स उनसे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रिलाई करेंगे या फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होंगे, बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बल्कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होंगे, ठीक है। और जो से हम डिस्मेनोरिया और पीएमएस तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है ना, तो पीएमएस वैसे एक्सक्लूड हो गया। और जब हम बात करें हैं कि जब हम प्री मेंस्ट्रुएशन डिफोरिक डिसऑर्डर की बात करें तो वो तो 1 हफ़्ता पहले होता है, फाइनल वीक, वो तो फाइनल वीक पे होता है ना बिफोर मेंस्ट्रुएशन, तो वो इस तरह डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और डिस्मेनोरिया भी आपको पता है कि वो ड्यूरिंग ही होता है या फिर बिफोर होता है और वो आफ्टर भी रहेगा, ठीक है।
तो वो इस तरह डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, वो भी आपको पता है कि जहाँ पे चीज़ों को तबाह करने का वो इरिटेबिलिटी आए। स्किज़ोअफेक्टिव भी आपको पता है कि उसमें साइकोटिक सिम्पटम्स आएंगी, चीज़ें वो सुनाई देंगी जो कि हैं नहीं, वो दिखाई देंगी जो कि हैं ही नहीं। और इसमें ADHD में हाइपर इनअटेंशन के फीचर्स होंगे, फोकस नहीं होता, इस तरह दूसरी चीज़ें। और दूसरी चीज़ वो पहले ही डायग्नोस हो चुकी होगी ADHD ना, और वो सिर्फ उस पर्टिकुलर वीक में या फाइनल वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन ही होगी, बल्कि थ्रू आउट उससे पहले भी होगी, उसके बाद भी रहेगी ADHD के फीचर्स। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस मूड, हाँ यहाँ पे हमने बात की है कि अगर एक बार उसको ऐसा हो गया कि जगह चेंज थी, उसमें एडजस्टमेंट इश्यूज़ थे, तो 1-2 महीने तो हो गया, लेकिन तीसरे चौथे महीने हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि हमने बात की है कि तकरीबन 1 साल तक ऐसे हो रहा है कि बिफोर मेंस्ट्रुएशन इन अ फाइनल वीक उसको इस तरह के सिम्पटम्स राइज हो रहे हैं। ये भी हम लोगों ने नोट में पढ़ा है। उसमें है ब्रीफमेंट के किसी की कोई ऐसा करीबी जुदा ना हो गया हो, फोत वगैरह ना हो गया, उसके दुख में तो नहीं कहीं ऐसा हो रहा, तो वो ब्रीफमेंट है, उससे भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है। और सैडनेस के नॉर्मल सी कोई दूसरी सैडनेस तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसे सिम्पटम्स राइज हो रहे हैं और हम उसको जो कि प्री मेंस्ट्रुअल डिफोरिक डिसऑर्डर के सिम्पटम्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो इसको भी हमने रूल आउट करना होता है। उसके बाद कोमोबिडिटीज़ देख लेते हैं। कोमोबिडिटीज़ में अगर हम बात करें तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो होता है वो ही ज़्यादा इसके साथ कोमोबिट करता है। उसके अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशंस कोमोबिट करती है, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, सीजर्स डिसऑर्डर्स। उसके अलावा दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स जो उनसे इसके साथ कोमोबिट करते हैं, उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोस है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। और ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज जो है ना वो वर्सन भी हो जाता है, या फिर अक्सर वो सिम्पटम फ्री पीरियड भी गुजर जाता है, ठीक है, लेकिन ये सारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इंटरवल ऑब्विएट डायग्नोसिस ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल। अच्छा, और अगर मेजर चीज़ जो सी है ये चीज़ सिर्फ पहले हो पीरियड से, आफ्टर अ वीक ऑफ पीरियड या फिर एंड फाइनल वीक था, मतलब कि 3 हफ्ते हम डिस्कस करते हैं, एक पहले है फिर मेंस्ट्रुएशन है। पहले वाले वीक में सिम्पटम्स राइज हुए, मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग 1-2 दिनों में हुए, लेकिन फॉलिकल फेज़ में ख़त्म हो चुके थे सिम्पटम्स अच्छे से। उसके बाद फिर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो वीक होगा ना उस पर भी कोई सिम्पटम नहीं होगा, तो हम इसको डिस्फोरिक कह देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी है, समझ भी आई है। कोई चीज़ समझ नहीं है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, और जो चीज़ परेशान कर रही है वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सवाल जवाब है आप पूछ सकते हैं।